नमस्कार। किताब, कहानी और किस्से में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो 2500 से हर तरह का बड़ा आदमी पढ़ रहा है। इसका नाम है द आर्ट ऑफ वॉर, यानी युद्ध की कला। अब सवाल ये उठता है कि 2500 से एक छोटी सी पतली सी किताब जिसमें कि 84 या 88 पेज होंगे, वो सारे राजा, बहुत से जनरल क्यों पढ़ रहे हैं? इसमें ऐसा क्या है? और मैं किताब की जो शक्ति है उसको इस हिसाब से नापता हूँ कि किताब की रेलेवेंस यानी उसकी प्रासंगिकता कितने समय तक बनी रहती है। जैसे कि दास कैपिटल है, दास कैपिटल की एक प्रासंगिकता रही 100 साल और आज भी है। लोग लेकिन उसको पढ़ते हैं, उससे प्रेरित जितनी इतिहास बना, वो इतिहास एक 100 सवा 100 साल चला और चलने के बाद अब वो अमेरिका और भारत और इंग्लैंड और कनाडा के यूनिवर्सिटीज़ में अब सिमट गया है। लेकिन 20वीं शताब्दी में उसका काफ़ी ज़ोर और दबदबा था। तो दास कैपिटल आपको 100 साल की प्रासंगिकता देती है, लेकिन ये किताब 2500 से प्रासंगिक बनी हुई है। असल में इसके लिखने वाले एक जनरल थे जिनका नाम था जनरल सुन त्सू। सुन त्सू चीन के थे और चीन में 2500 पहले एक दौर है जिसे कि वॉरिंग स्टेट्स पीरियड कहा जाता है। मतलब एक ऐसा दौर जहाँ पे कि तमाम राजा थे और राजा हर वक्त आपस में लड़ते रहते थे। तो ऐसे ही किसी एक राजा के ये जनरल बने, और जनरल बने तो कहा जाता है कि इन्होंने जो लड़ाइयाँ लड़ी तो ये कभी नहीं हारे, कोई युद्ध हारे ही नहीं। बहुत कम ऐसे सेनापति होते हैं जिन्होंने एक भी युद्ध नहीं हारा होता है। जैसे भारत में अगर कहें तो भारत में ऐसे राजा या जनरल जो थे वो समुद्रगुप्त थे जिन्होंने कभी कोई लड़ाई नहीं हारी। वैसे ही sun tzu ने भी कोई लड़ाई नहीं हारी। फिर अंत में वो रिटायर हो गए और उनके जब राज्य में शांति आ गई तो उन्होंने कहा अब मैं वापस जाता हूँ। तो अपने पूरे जीवन भर का निचोड़ उन्होंने 80 पेज में सूक्तियों में दे दिया। असल में युद्ध की कला या युद्ध लड़ने की जो क्षमता है उस पर इससे बड़ी कोई किताब नहीं लिखी गई, आज तक नहीं लिखी गई। तो करीब 2300 साल तक या कहें 2200 साल तक ये किताब जो थी सिर्फ चीन और चीन में भी कुछ राजाओं और कुछ जनरलों तक ही सीमित थी, उनके पास ही थी। फिर कहते हैं कि वो खो गई, फिर कहते हैं कि कोई उन्हें जानने वाला नहीं था। लेकिन वो थी कहीं, उसका लिखा हुआ जो उसके अंदर सूक्तियाँ थीं, उसके अंदर जो संचित ज्ञान था वो कहीं ना कहीं चीन में रखा हुआ था। फिर एक फ्रांसीसी पहुंचा चीन 17वीं शताब्दी के अंत में, उसको ये किताब मिल गई और उसने इसका रूपांतरण जो था वो फ्रांसीसी में कर दिया। ठीक है, हो गया रूपांतरण, फ्रांस आया। कहते हैं कि फ्रांस में इसको पहली बार पढ़ा नेपोलियन ने, और नेपोलियन ने जो पढ़ा तो वो पागल हो गया। उसको, वो बहुत बड़ा जनरल खुद भी था, लेकिन कहते हैं कि वो इस किताब को हाथ में लेके लड़ता था। इस किताब में जो प्रिंसिपल्स दिए हुए थे, मतलब युद्ध के जो नियम दिए हुए थे या जो उसके सोच दी हुई थी, वो उसके हिसाब से अपनी पूरी रणनीतियां तैयार करता था। और जब उसने इस किताब पर ध्यान देना बंद कर दिया, वहीं से उसका जो है पतन शुरू हो गया। अब यह किंवदंती है, कितनी सही है कितनी गलत है हमको नहीं पता, लेकिन सुनने में यह कहानी बड़ी अच्छी लगती है। ये भी बताती है कि इस किताब का कितना लोगों पर असर पड़ सकता है। मैंने ये किताब आज से 25-26 साल पहले पहली बार देखी थी, इसका जिक्र सुना था।
और जिस किताब में इसका जिक्र सुना था उसके बारे में भी किसी और एपिसोड में बात करेंगे। तो उस किताब में जो पहली ही लाइन थी, वो पहली लाइन ने मुझे बिल्कुल हिला के रख दिया। और वो पहली लाइन थी कि ऑल वॉर इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन। मतलब पहली लाइन से मेरा मतलब है कि उस किताब में से जो सूक्ति निकाली गई थी वो निकाली गई थी ये कि ऑल वॉर इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन। मतलब सारी युद्ध, हर तरह का युद्ध जो है वो छल पे टिका हुआ है। और टिका क्यों हुआ है? क्योंकि युद्ध एक ऐसी चीज है जो नष्ट कर देती है चीजों को। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा आकर्षक लगा इस किताब का शीर्षक, युद्ध की कला। और मैं सोचने लगा कि कला और युद्ध, ये दोनों को क्यों जोड़ा गया है? मतलब युद्ध से ज्यादा विभीषिका किसी भी चीज में नहीं होती। युद्ध तबाही लेकर आता है, सब कुछ विनाश, मतलब हर तरीके का विनाश जो है। और सबसे भयानक नरसंहार अगर कहीं होता है तो युद्ध में ही होता है। इसका कला से क्या लेना देना? और फिर एक सोच उपजी, वो ये कि 3 तरह की कलाएं होती हैं। पहली कला क्या होती है? पहली कला होती है जीवन जीना किसी तरह से, मतलब प्राइमरी, प्राथमिक कला है अपने जीवन को, अपने शरीर को बचाना, सुरक्षा। ये कौन प्रदान कर सकता है? ये वही प्रदान कर सकता है जिसमें लड़ने की काबिलियत हो। जैसा कि हम लोगों ने उस आरंभ है प्रचंड गाने में सुना है कि जो लड़ सका है वो ही महान है। बात में दम है। क्यों? क्योंकि अगर आप लड़ के जीत जाएंगे तभी तो आप अपने जीवन को सुरक्षित कर पाएंगे। तो युद्ध लड़ना ये सबसे बड़ी और सबसे पहली काबिलियत है। इसके बाद एक देश को संभालने के लिए प्रशासन चलाना, ये भी वही प्राथमिक काबिलियत है। लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, ये भी प्राथमिक काबिलियत है। तो इसको प्राथमिक कला कहेंगे। दूसरी कला क्या है? दूसरी कला है पैसे कमाना, लोगों को रोजगार देना ताकि लोग जी सकें, कुछ अपने जीवन का कोई एक ध्येय ढूंढ सकें, कोई मीनिंग। जैसे आजकल लोग कह रहे हैं ना कि आई वॉन्ट मीनिंग इन लाइफ, मतलब मुझे जीवन में कोई प्रासंगिकता चाहिए, मैं अपने आप को कहीं देखना चाहता हूं। लेकिन वो सब तभी होगा जब आपके पास एक देश होगा, एक समाज होगा और उसमें एक पर्याप्त सुरक्षा होगी आपकी। तो ये दूसरी कला है। कौन सी कला? पैसे कमाने की कला। तो जब एक बार आपके शरीर की सुरक्षा हो गई, आपके पेट में खाना पड़ गया, तो आपका जीवन की सुरक्षा आ गई, आपके रहन सहन का पूरा ध्यान रख लिया गया, तब आती है तीसरी कला। कला है वो है अपने अभिव्यक्ति की कला, सेल्फ एक्सप्रेशन। कि अब मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कौन हूँ, ये वो कला होती है। इसमें आती है गाना, पेंटिंग, लिखना, ये सारी जो हैं ये टर्शरी कलाएं हैं या अंतिम कलाएं हैं, जिनमें इनकी सफलता ये बताती है कि एक राष्ट्र कितना सुरक्षित है। अब उस राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए क्या जतन करने चाहिए और कैसे करने चाहिए, ये इस किताब में लिखा हुआ है। तो इसकी ये मानगी मुझे उस किताब में मिल गई थी, तो मैं इस किताब को ढूंढने लगा। 2-3 साल के ढूंढने के बाद, उन दिनों हिंदुस्तान में बाहर से किताबों का आना थोड़ा सा कम ही था, पर अंततः मुझे वो किताब मिल गई। और उसकी भी बड़ी रोचक कहानी है कि मैं अमेरिका में एक बार्न्स एंड नोबल्स करके किताबों की दुकान है, वहाँ पे गया था। और वहाँ पर सेल्फ हेल्प बुक पढ़ने का उस समय मुझे शौक़ था। तो वहाँ जब शौक़ फरमा रहा था तो उसमें भी इसी किताब के कई बार जिक्र आए। तो उसको ढूंढते ढूंढते मैं उनके हिस्ट्री सेक्शन में पहुँचा और वहाँ पर यह किताब मिल गई। इस किताब को अंग्रेज़ी में कई लोगों ने ट्रांसलेट किया है। उसमें थॉमस क्लियरी एक हैं और एक हैं जेम्स क्लाइवेल।
तो मैंने जेम्स क्लैवेल की किताब को उठाया, क्योंकि मैं जेम्स क्लैवेल के नावल पहले पढ़ चुका था, जिसमें कि किंग रैट और गाइजिन और नोबल हाउस, ये बड़ी उनके इम्पोर्टेंट वो थे। तो मुझे लगा कि मैं इनसे परिचित भी हूँ तो इनकी किताब मैं पढ़ लेता हूँ। तो मैंने वो किताब उठाई, पतली सी चौकोर किस्म की, चौकोर सी किताब, सफ़ेद रंग का उसका जिल्द, उस पर लाल रंग से लिखा हुआ था द आर्ट ऑफ वॉर, और उसको पढ़ना शुरू किया। ये किताब 13 अध्याय में बटी हुई है, और पहला अध्याय आपको बात करता है कि युद्ध लड़ना क्यों ज़रूरी है और युद्ध क्यों महत्वपूर्ण है जीवन में, और इसके बारे में जानना क्यों बहुत ज़रूरी है। तो सुन त्सू कहते हैं कि युद्ध वो रास्ता है जो आपको तबाही की ओर ले जा सकता है या सुरक्षा की ओर भी ले जा सकता है। इसलिए किसी भी राजा के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वो युद्ध की ओर बढ़ने से पहले 1000 बार सोच ले और इसे बहुत गंभीरता से ले। इतनी गहरी बात एक ऐसा जनरल कह रहा है जिसने तमाम तरीके की लड़ाइयाँ लड़ी और उसका पूरा जीवन लड़ने में ही बीता, और वो युद्ध के प्रति हर आदमी को बेइंतहा आगाह कर रहा है। खैर, यहाँ से पढ़ते गए। इसके बाद उसने तमाम तरह से बताया कि युद्ध के क्या नियम होते हैं, लड़ने के तरीकों में किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जासूस किस तरह से बनाए जाते हैं, कैसे वो होते, ये सारी चीज़ें बताते हुए मैंने देखा कि उसका जो इंट्रोडक्शन था या प्रस्तावना थी, उसमें एक बड़ी अच्छी कहानी थी जो कि जेम्स क्लैवेल ने लिखी थी। वो ये कहती है कि एक राजा ने बुलवाया और कहा कि अगर तुम्हारे नियम इतने अच्छे हैं तो तुम मेरे यहाँ जो हरम में ये सारी बांदियाँ हैं इनको ज़रा ट्रेन कर दो। तो उसने कहा हाँ ठीक है, मैं ट्रेन कर देता हूँ, उसमें क्या है। तो उसने वहाँ सारी बांदियों को बुलवाया और उनके 2 भाग बनाए, 2 बटालियन बना दी, और हर बटालियन में जो उनकी सबसे प्रिय बांदी थी उसको उनका इंचार्ज बना दिया। अब जब वो बन गई तो उसने कहा कि मैं तुमको जब पहला ड्रम बजाऊंगा तो तुम्हें दाएं घूमना है, दूसरा ड्रम बजाऊंगा तो बाएं घूमना है, और जब तीसरा ड्रम बजाऊं तो वापस अपनी जगह पे आके खड़े हो जाना। समझ में आ गया? उनका हाँ, सब समझ में आ गया। उसने पहला ड्रम बजाया और सारी लड़कियां हंसने लगीं। तो उसने कहा कि अगर पहला कमांड कोई जनरल देता है और उसके सैनिक नहीं उसको सुन पाते तो ये जनरल की गलती है, इसके लिए दंड जनरल को मिलना चाहिए। तो उसने अपने आप को मारा, एक कोड़ा। फिर उसने वही कहा, दूसरी बार उसने सारा कमांड समझाया। जब कमांड समझाया और कहा आप लोगों की समझ में आ गया, उनका हाँ साहब समझ में आ गया, तो उसने फिर वही डंडा बजाया। ड्रम का पहला जैसे ही वो बजा नगाड़ा, लड़कियां फिर हंसने लगी। अब उसने कहा कि जनरल ने अगर कमांड सही दिया है और उसके मातहत ने वो कमांड सही से नहीं सुना है दोबारा, तो ये हुक्म उदूली है, मतलब कि आपने उसका आदेश नहीं माना है, और अगर आदेश नहीं माना है तो उसको कठोर पनिशमेंट दिया जाएगा, कठोर दंड दिया जाएगा। और उसने कहा ये जो दोनों लड़कियां हैं जो इनकी कमांडर बनी हुई हैं, इनको इनका सर धड़ से जुदा कर दिया जाए। ये बात जैसे ही राजा तक पहुंची, राजा जो था उतावला हो गया। उसने कहा ये तो मेरी सबसे प्रिय बांदियां हैं, इनका तो आप ऐसा नहीं कर सकते। वहां से सैनिक दौड़े हुए आए, उन्होंने सुन त्सू से कहा। सुन त्सू ने कहा कि एक जनरल के रूप में राजा मैं, ये मेरा कर्तव्य है कि राजा के कुछ कमांड में न मानो, और उसने उन दोनों औरतों के गर्दन कटवा दी। इसके बाद उसने फिर कमांड दिया। इस बार दोनों टीम जो थी बिल्कुल सधे तरीके से दाएं घूमी, बाएं घूमी और वापस अपनी जगह पर आ गई। और उसने राजा को कहलवा के भेजा कि राजा आपकी सेना तैयार है।
राजा ने कहा, मुझे गार्ड ऑफ ऑनर लेने में कोई रुचि नहीं है, आज मेरा मन बहुत उदास है। और उसने राजा से कहा, इसका मतलब यह है कि आपको युद्ध कला न तो समझने में न समझाने में कोई रुचि है, मैं आपके यहाँ काम नहीं करूँगा। और कह के वो चला गया। जेम्स क्लेवेल आगे लिखते हैं अपनी किताब में कि काश ये किताब यूरोप के जनरल्स ने पढ़ी होती फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले, तो ट्रेंच युद्ध ना हुआ होता। खंदकों में जो लड़ाइयाँ हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ये 1914 से और 1918 के बीच में लड़ाइयाँ हुई थी, ये लड़ाइयाँ ना होती, क्योंकि इसमें हजारों लाखों यंग सैनिक मारे गए और मिला कुछ नहीं। उनका कहना था कि अगर हिटलर ने यह किताब पढ़ ली होती तो कभी रूस पर हमला नहीं करता। उनका कहना था कि अगर जापानियों ने यह किताब पढ़ ली होती तो वो कभी भी अमेरिका पे हमला नहीं करते। हालांकि इसमें एक छोटी सी पेंच है, वो ये कि जापानियों ने वाकई किताब पढ़ी थी। उनका एडमिरल था यामामोटो, उसने किताब पढ़ी थी, और जब उनसे पर्ल हार्बर पे हमले को कहा गया था तो उन्होंने इसका विरोध किया था। उनको पता था कि अगर लड़ाई लंबी चली तो जापान उस लड़ाई को झेल नहीं पाएगा, और अंततः वही हुआ। कहने का मतलब यह है कि ये किताब जो है ये युद्ध के नियमों को इतने स्पष्ट तरीके से और इतने आसान तरीके से आपको समझाती है कि आपको कभी कभी पढ़ के लगता है, अरे ये तो हमको पता ही है, तो ये हमें क्यों बताया जा रहा है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये किताब इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वो बड़े कठिन से कठिन चीज़ों को इतने आसान ढंग से आपको समझाती है, और फिर आपको ये भी बताती है, जो नेतृत्व पे इसका जो अध्याय है जिसको कि लीडरशिप उसमें नाम दिया गया है, वो ये कि जानते बूझते भी लोग तमाम गलतियां करते हैं। एक जनरल जो है वो बहुत सारी गलती इसलिए नहीं करता कि उसको चीज़ें पता नहीं है, वो इसलिए करता है कि या तो वो बहुत डरपोक है, या वो बहुत बहादुर है, या उसको अपने अहंकार पे कोई नियंत्रण नहीं है। ये जो तीन उसके व्यक्तित्व की कमजोरियां हैं, ये कई बार अच्छी से अच्छी जानकारी होने के बावजूद उससे बड़ी गलतियां करवा देती हैं। अब सवाल ये उठता है कि 2500 साल से अगर फौजी अमलों में या फौजों के बीच में जनरल इसे पढ़ रहे हैं, तो इस किताब का हमारे लिए क्या मतलब है, क्या प्रासंगिकता है। तो मूल बात यह है कि इस किताब में दिए गए नियम आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनने में मदद करते हैं, एक अच्छा पिता बनने में मदद करते हैं, एक अच्छी माँ बनने में मदद करते हैं, एक अच्छा नागरिक बनने में मदद करते हैं, आपको एक बढ़िया प्रोफेशनल बनने में मदद करते हैं, आपको एक सफल बिजनेसमैन बनने में मदद करते हैं, आपको एक सफल सीईओ बनने में मदद करते हैं। इसके नियम आप जहाँ जहाँ लगाते जाएंगे अपने जीवन में, उन जगहों में आप कुछ ही महीनों में देखेंगे कि आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। असल में ये किताब नहीं है, ये मैनुअल है। ये ऐसा मैनुअल है जो आपको एक ब्लूप्रिंट देता है, मतलब एक नक्शा देता है, एक मानचित्र देता है कि ये जीवन जीने के कुछ नियम हैं। अगर इन नियमों पर चलने की आप कोशिश करें तो आपकी जिंदगी में जबरदस्त बदलाव आएगा, और वो बदलाव सकारात्मक बदलाव होगा, पॉजिटिव जिसे कहते हैं आजकल, तो वो पॉजिटिव बदलाव आपके अंदर आएगा। ये किताब ऐसी किताब नहीं है जिसे आप एक बार पढ़ के छोड़ दें। ये ऐसी किताब है जो आपके जीवन में आपके साथ हमेशा रहनी चाहिए। मूल बात जानते हैं क्या है कि युद्ध की बात करते हुए भी जब ये किताब खत्म होती है तो इसका सार जो निकलता है वो ये निकलता है कि सुन त्सु शांति चाहते हैं। एक योद्धा शांति की बात करता है क्योंकि उसने युद्ध की विभीषिका को देखा है। वो सफलता की बात करता है, वो
कम संसाधनों में ज़्यादा से ज़्यादा सफलता पाने के तरीके आपको बताता है, जिसे हम लोग आजकल कॉरपोरेट भाषा में रिसोर्स एफिशिएंसी का नाम दे रहे हैं, कि कैसे कम से कम चीज़ों में आप बड़ी से बड़ी चीज़ें पा सकते हैं, बड़े से बड़े गोल को अचीव कर सकते हैं, बड़े से बड़े लक्ष्य को पा सकते हैं। फिर मुझे याद आया कि बुद्ध भी तो यही बात करते हैं, शांति की बात। लेकिन बुद्ध जब शांति की बात करते हैं तो वो हिंसा को छोड़ने की बात करते हैं। लेकिन सुन त्सु सेनानायक रहे हैं, लड़े हैं, वो इंसान की फितरत को समझते हैं, इसलिए उनका कहना है कि युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहो, कमर कसे रहो, और सामने वाले को ये हमेशा बताते रहो कि तुम युद्ध के लिए तैयार हो। यही शांति की सबसे बड़ी कुंजी है। इसके बाकी नियम आपको समाज में और सफलता पाने, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो ऑफिस में हो, और चाहे वो सामाजिक हो, इस तीनों में भी बढ़ने में आपको ज़बरदस्त मदद करेगी। तो जैसे हम लोग, बहुत सी किताबें होती हैं, जैसे लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी धार्मिक किताबों को बार बार पढ़ते हैं। ये धार्मिक किताब तो नहीं है, लेकिन ये जीवन की किताब के काफ़ी करीब है। इसके नियम शाश्वत हैं, इसलिए इन्हें बार बार पढ़ने से क्या होता है कि आपकी सोच बदलने लगती है, आपके सोच का तरीका बदलने लगता है। और इसमें ऐसी तमाम सूक्तियाँ हैं कि अगर किसी एक को भी आपने साध लिया तो सफलता आपके कदम चूमने लगेगी। तो इस हफ्ते के मेरी जो रिकमेंडेशन है वो है सुन त्सु द आर्ट ऑफ वॉर। ये अंग्रेज़ी में उपलब्ध है। हिंदी में इसका एक बार वो हुआ था ट्रांसलेशन, लेकिन वो शायद अब लोगों को मिलेगी नहीं, क्योंकि जिस प्रकाशन ने इसको छापा था वो प्रकाशन ही अब नहीं रहा। तो बेहतर होगा कि आप अंग्रेज़ी की किताब को ले लें और उसको पढ़ें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते किसी नई किताब के साथ मिलेंगे और उस पर शानदार चर्चा करेंगे।